देखो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि कंपोजिट सप्लाई वो होती है जब दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके बिक रहे हैं और उनको बेचने का वजह वजह जो है वो एक प्रोडक्ट की वजह से वो सारी चीजें उसके साथ साथ बिकनी मतलब मजबूरी है, उसे नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है ना। तो उसे नेचुरली हमने बंडल करा और उसके बाद फिर उसे उसे बेचा, तो उसके बाद जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी जो उस पर जैसे लगेगा वो इस पे लगेगा। मिक्स सप्लाई होती है जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके हम जोड़ के बेच रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में आपस मार्केट में इंडिपेंडेंट है, वो मार्केट में बिक सकती हैं अगर उसे अलग अलग ही बेचा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसे एक साथ जोड़ के बेच रहे हैं, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट रेट की जो प्रोडक्ट होगा, आर्टिकल होगा, उस पर जो जीएसटी लग रहा होगा वो इस पे लगेगा पूरे पैक में। तो मैं आपसे एग्जांपल पूछा था, जैसे मान लीजिए मुझे बताओ कैडबरी का पैक है, उसके अंदर टॉफी भी है, उसके अंदर चॉकलेट भी है, उसके अंदर और भी चीजें हैं, तो ये क्या होगा, मिक्स सप्लाई कंपोज सप्लाई? मिक्स सप्लाई होगा मिक्स सप्लाई। मान लीजिए होटल के साथ होटल आपने होटल में गए और होटल में चल करके आपको खाना भी मिला, ठीक है। तो ये कौन सी सप्लाई है? मतलब आपका, जैसे मैंने आपका बिल बनाया कि भाई आप आओगे मेरे होटल में, तो मैंने बोला कि भाई आपको मैं आपके चार्जेस हो गए 10,000 रुपए, जिसमें आपका रहने का भी हो गया और खाने का भी हो गया खर्चा। तो अब मैं इस पे जीएसटी किस पे लगाऊंगा? जो खाने पे लगता है, मतलब कंपोजिट सप्लाई का कंसीडर करूंगा इसे या मिक्स सप्लाई? क्योंकि कंपोजिट सप्लाई करूंगा तो फिर मेरे को प्रिंसिपल सर मिक्स सप्लाई होगी और मिक्स सप्लाई की होगी और कंपोजिट सप्लाई की होगी। कंपोजिट सप्लाई क्यों है? कंपोजिट इसलिए शायद कि हम मतलब खाना तो अलग से खा सकते हैं और रहने का अलग से। तो वो तो फिर मिक्स हो गई, अलग से खा सकते हैं अगर, तो अलग अलग अगर चीजें बेची जा सकती है तो फिर तो मिक्स होगी ना। सर वो मिक्स सप्लाई सर खाना उसी में इंक्लूड है ना, सर्विसेज में, और नेचुरल बंडल है। नेचुरली बट देखो बेसिकली क्या है, अब ऐसा देखो, एक चीज बताओ, तुमने होटल खोला, सोचो तुमने होटल खोला, और होटल खोला तो उसमें क्या होगा, लोग बाग आएंगे ना, रुकने के लिए आएंगे, नहीं आएंगे कि भाई मैं हम यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। अब जब स्टे करना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना तुम मतलब ऐसा होटल खोलोगे जिसके अंदर खाने पीने की कोई सुविधा ना हो, ऐसा कोई होटल खोलोगे तो चलेगा? तुम्हें अगर मतलब कोई तुम्हारे होटल में रुकने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें खाना पीना तो देना ही पड़ेगा ना, चाहे उससे पैसे चार्ज करने पड़े, आया ना। yes, sir. तो इसीलिए ये क्या है, नेचुरली बंडल है। बात समझ रही? ये क्या है, नेचुरली बंडल है। अगर होटल के साथ अगर वो आपको खाना पीना दे रहा तो ये क्या नेचुरल बंडल है, तो इसे हम कंपोजिट सप्लाई में कंसीडर करेंगे। तो जो होटल के चार्जेस होते हैं सर्विस के, वही उस पूरे पैक के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब मान लीजिए होटल है, अब मान लीजिए मैंने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे होटल में आ जाओ, और मैं आपको ना अगर मेरे होटल में आप ये बुक करवाते हो तो मैं आपको एक काम करूंगा, डिज्नी का वो क्या नाम उसका या आईपीएल का एक टिकट दे दूंगा। तो अब इस केस में क्या है, ये है मिक्स सप्लाई। ये क्या है, ये मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, अब ये आईपीएल का टिकट अलग है और होटल की सर्विस अलग है, लेकिन मैंने दोनों को जोड़ दिया कि जिससे कि लग्जरी गुड्स बन जाए। तो इसमें अगर मान लीजिए आईपीएल की सर्विस के जो जीएसटी है उसपे मान लीजिए 18% लग रहा है, मेरे होटल की सर्विस में 12% लग रहा है, तो 18% लगेगा क्योंकि मिक्स सप्लाई होगी, समझा? मान लीजिए तुम अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा तुम गाड़ी ठीक करवाने के लिए गए, सर्विस करवाने के लिए गए, और जब तुम सर्विस करवाने के लिए गए तो उसने बोला कि मैं ना इसमें और चीजें भी लगा के दूंगा। तो आपने सर्विस मतलब उससे बोला कि मेरी सर्विस कर दो, तो उसने बोला सर्विस के चार्जेस हो गए 500 रुपए। आप फिर उसने चेक करा तो उसने पता करा कि भाई इसके गियर भी खराब हो रखे हैं, इसमें ये भी चीजें डलेगी, ये भी डलेगा, ये भी डलेगा। तो उसने इंजन ऑयल वगैरह सब चीजें के चार्जेस बता करके आपको बता दिया कि इतनी चीजें और डलेगी तो आपका 2,000 रुपए हो जाते हैं। तो अब मुझे बताओ ये वाली सर्विस क्या हुई, ये क्या हुआ, ये कंपोजिट सप्लाई हुई है, मिक्स सप्लाई हुई? मिक्स। ये मिक्स सप्लाई हुई, क्यों? क्योंकि ये एडिशनल और दे रहा है ना, मतलब ये भी कर सकते हो, ये भी करवा सकते हो, ये भी करवा सकते हो। हाँ, मतलब अगर जो चीजें आपकी खराब थी उसे वो डालने के लिए कह रहा है, तो उसके वो बोल रहा है कि भाई ये भी आपको ये भी डलवाना पड़ेगा, ये भी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब हो गया आपका। तो ये मिक्स सप्लाई है, क्यों? फिर से बताओ, सोचो सोचो क्या होगी है? तुम ये सोचो ना, देखो एक चीज बताओ, तुम गाड़ी जब ठीक करवाने के लिए जाओगे
तो तुमने बोला इसकी सर्विस कर दो। अब सर्विस करूंगा, अब मैं जैसे मैं गाड़ी ठीक करने वाला हूँ, तो मैं अगर सर्विस करने के लिए बोलूँ लोगों को एक काम करो, ये सर्विस तो मैं तुम्हारी कर दूंगा, तुम्हारी ब्रेक जो खराब हो रहे हैं ना, एक काम करना, ब्रेक जो ठीक करवाने हैं तुम्हारे को, तो एक काम करो, ब्रेक ना दूसरी दुकान से खरीद के लेके आ जाओ, मैं ब्रेक लगा दूंगा। ऐसे बोलूंगा मैं तुम्हें? इंजन वाले काम करना, तुम खरीद के लेके आना वाली दुकान से, तो मैं लगा दूंगा, ऐसे बोलूंगा? नहीं ना, आए ना। अगर मुझे सर्विस आपको देनी है, आपको सर्विस देनी है, तो मैं आपको पूरा बजट बना के बोलूंगा ना, भैया आपके 2000 रुपए लगेंगे, आपकी सर्विस भी हो जाएगी, आपका सामान भी डल जाएगा सारा का सारा। तो मुझे मजबूरन, मतलब ये नेचुरली बंडल है, अगर मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको, ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना, तो आप मेरे से सर्विस क्यों करवाओगे भाई? आप ये को ना बोलोगे कि मैं इंजन ऑयल में खरीद के लेके आता हूँ, ब्रेक शू में खरीद के आऊंगा, ये वायर में खरीद के लेके आऊंगा, तुम लेके आओगे सारी चीजें, तो तुम मेरे यहाँ से काम ही क्यों करवाओगे? तो अगर मुझे कोई सर्विस आपकी सर्विसिंग करनी है, तो मुझे ये फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी, और अगर आपको ये फैसिलिटी मेरी देने के लिए मजबूरी है, तो ये नेचुरली बंडल हो गया है, तो इसे हम बोलेंगे कंपोज सप्लाई। क्या बोलेंगे? कंपोज सप्लाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कंपोज सप्लाई मिक्स सप्लाई क्या होती है? यस सर। ठीक है, जिसमें जो बड़ा सिंपल सा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कंपोज सप्लाई फिर से पढ़ लेते हैं एक बार और। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 की डेफिनेशन है, मींस सप्लाई मींस made by a taxable person to a recipient consisting of 2 or more taxable suppliers of the goods or services, or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunctions with each other in the ordinary course of business, one of which is principal supply। इसमें एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, वो हमारी क्या होती है? कंपोज सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या हुआ? मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कंसिस्ट ऑफ द prominent element of the composite supply, and to which any other supply forming part of the composite supply is ancillary। मतलब क्या? जो मेन जिसकी वजह से वो सारी चीजें बिक रही है, उसे हम प्रिंसिपल सप्लाई बोलते हैं। मिक्स सप्लाई क्या है? मींस 2 or more individual suppliers of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by the taxable person for a single price, which such supply does not consist of composite supply। तो composite supply का पार्ट नहीं है। जैसे इसमें एग्जांपल दे भी रखा है, देखो नेचुरली बंडल, इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर कोई चीज नेचुरली बंडल है तो वो कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई नहीं है। सप्लाई टुगेदर, अगर दोनों चीजें एक साथ बेची जा रही है तो वो कंपोजिट सप्लाई भी हो सकती है, मिक्स सप्लाई भी हो सकती है। कैन बी सप्लाई सेपरेटली, क्या वो सेपरेटली कर सकती? तो कंपोजिट सप्लाई में वो सेपरेटली बिक नहीं सकती, मिक्स सप्लाई में सेपरेटली बिक सकती है। वन इज द प्रोमिनेंट सप्लाई फॉर द रिसिपिएंट, इसमें होता है एक, उसमें प्रोमिनेंट होता है, जो मेन पर्पस होता है, जो मेन सप्लाई है, लेकिन इसमें क्या होता है? सब अपने आप में प्रोमिनेंट होते हैं। अदर सप्लाई इज नॉट एम इटसेल्फ फॉर रिसिपिएंट, यस इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। ईच सप्लाई प्राइसेस सेपरेटली, ठीक है ना। इसमें इस दोनों में ही सबके प्राइसेस होते हैं, ऐसे नहीं सबके अलग अलग बताएंगे कि इसके इतना हो गया, इसका इतना हो गया, टोटल पैक का बताया जाएगा कि भैया इतना हुआ। ऐसे नहीं बताया जाएगा हर एक प्राइस, हर एक चीज का कि भाई मैंने आपसे अगर मान लीजिए लैपटॉप और लैपटॉप का बैग भी दिया, तो मैं आपको बोलूँ लैपटॉप आपका इतना हो गया, बैग इतना हो गया। मैं आपको बोलूंगा टोटल आपका जो पैसा, आपका जो बजट हुआ, आपको मुझे बताना है कि भाई 30,000 का आपका लैपटॉप हो गया, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो सिंगल प्राइस पे चलेंगे। ऑल सप्लाईज आर गुड्स, ठीक है ना, सारी चीजें गुड्स होनी चाहिए, यस दोनों चीजें में गुड्स होनी चाहिए। ऑल सप्लाईज आर सर्विसेज, यस दोनों सर्विसेज होनी चाहिए। वन सप्लाई इज गुड्स एंड अदर सप्लाई सर्विसेज, हाँ हो सकता है दोनों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें डिफाइन कर रखे कि कब किस केस में कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी, कब मिक्स है। सिंपल सी बात है, जहां पे नेचुरली बंडल दिखेगा आपको तो वो कंपोजिट सप्लाई है, जहां पे अलग अलग बिक सकती है सेपरेटली, नेचुरली बंडल नहीं है, तो वो मिक्स सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं। सप्लाई कंप्राइजेस ऑफ इंक्लूडेड सप्लाई, इम्प्लाइड सप्लाई। इम्प्लाइड सप्लाई कौन सी होती है? जो हमारी शेड्यूल 1 में बताई गई। और एक्सक्लूडेड सप्लाई वाला जो शेड्यूल 3 में बताई गई। सप्लाई हमारी 3 तरीके की, एक तो होती है इंक्लूडेड सप्लाई, एक होती है इम्प्लाइड सप्लाई जिसमें कंसिडरेशन वाला केस बताया था, और थर्ड वाली बताएगी जिसके अंदर जो बताया गया कि ये वाली सप्लाई नहीं होती। चार्जेबिलिटी टू टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज इन द सप्लायर, रिवर्स चार्ज ऑन इंपोर्ट और लेटरल चार्जेस। मतलब क्या? फॉरवर्ड चार्जेस मतलब जिसमें मैंने कोई सामान बेचा और मुझ पे जीएसटी लग गया। रिवर्स चार्ज मतलब जब मैंने कोई सामान खरीदा, इंपोर्ट करा और उसके ऊपर लायबिलिटी मेरे पर आ गई। लेटर चार्जेस मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी आ गई। सप्लाई कैरेक्टर साइज 2 तरीके की होती है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। केसेस टू बी कंसीडर, पर्पस ऑफ सप्लाई, बिजनेस और नॉट। ठीक है, ये चीज हमें कंसीडर करनी है जब देखेंगे हम
same form of supply applied to the services. Supply by casual textile person, ISD, interstate supply transfer, interstate stock transfer, free sample, any warranty are supplied for the consideration, material supplier for job work, schedule 2 not exhaustive but simplify, specific, not supply, no supply, no tax, but no credit to. तो ये सब चीजें हमारे को केस को भी कंसीडर करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बस ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, हम लोग को सब्जेक्ट सप्लाई सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, फिर सप्लाई देखनी है, फिर प्लेस देखना है, फिर टाइम देखना है कि आपने क्या चीज बेची, कैसे, मतलब किस फॉर्म में बेची, जिसमें मतलब इंक्लूडेड वाली डेफिनेशन में आ रही है, इम्प्लाइड में आ रही है, एक्सक्लूडेड में आ रही है, पहले ये देखना है। फिर उसके बाद कहाँ बेची, विद इन स्टेट बेची या आउटसाइड स्टेट बेची। फिर आपको बात करना है कि वो गुड्स स्पेसिफाइड फॉर द गुड्स, स्पेसिफाइड फॉर द सर्विसेज, मतलब किस टाइम पे वो जाके सप्लाई इनकर्ड हुई है, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर। तो ये सारी चीजें हम लोग को स्टार्टिंग से पहले तो क्या बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, या दोनों चीजें बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, और किस टाइम पे बेचा। ये चार चीजें हमारे को मेनली कंसर्न करनी है जब हमारे सप्लाई की कंडीशन, जब जीएसटी में लगाना होगा, तो उसके लिए सारी चीजें हमें ध्यान रखनी, ठीक है। एक लास्ट चीज हम लोग और कर रहे हैं, लेविन कलेक्शन अंडर सेक्शन 9 क्या बोलता है। सेक्शन 9 ये बोलता है टू बी लेविड ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल, लिकर फॉर द ह्यूमन कंज्यूम। मतलब हर तरीके की जीएसटी, हर चीज पे आप जीएसटी लगाओगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को छोड़ करके सभी चीजों पे जीएसटी लगता है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल, लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन, मतलब किस रेट पे आपको जीएसटी लगाना है, मतलब कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान है, मान लीजिए किसी को प्रिंट हो रखा है, कोई प्रोडक्ट है और उसको प्रिंट हो रखा है 500 रुपए, लेकिन मैंने उसे बेचा 300 रुपए, तो क्या जीएसटी मुझे 500 रुपए लगाना चाहिए, 300 रुपए? तो वो मुझे जो वैल्यू पता चलेगी किस वैल्यू पे जीएसटी लगाना है, वो पता चलेगा अंडर सेक्शन 15 का सेक्शन में पता चलेगा। इसका एक पूरा चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। एट द रेट ऑफ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रेट गवर्नमेंट ने बोले हैं, जो भी रेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं, उस रेट पे हमें जीएसटी लगाना है। टू बी पेड बाय द एवरी टैक्सेबल पर्सन, हर चीज हर बंदे को टैक्स देना जरूरी है। सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ द पेट्रोल, levied on the petrol, crude, high speed diesel, motor speeds, common known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel, with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the, मतलब ये कानून में लिख दिया गया है, देखो लिखा हुआ है कानून में कि किसी भी दिन से इन 5 प्रोडक्ट, जो पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट हैं, इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी लग सकता है, किसी भी दिन से नोटिफिकेशन आ सकता है। Central government has the power to specify the characteristics of the supply of goods or services on which reverse charge shall be applied। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किस चीज के ऊपर, किस गुड्स के ऊपर, किस सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज का इम्प्लीमेंटेशन आएगा। Any supply received by the registered person from an unregistered person, the CGST on such supply will be paid by the recipient of such supply, and all the provision of act shall apply to such recipient as if he is a person liable to the pay tax। मतलब क्या, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सामान खरीद रहा है, तो उस केस में जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो रजिस्टर्ड पर्सन के पास आ जाएगी, परचेजर के पास आ जाएगी, ना कि सेलर के पास होगी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। और उसके ऊपर सारी लायबिलिटी आएगी। तो ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लेवी क्या है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू स्पेसिफाई कैरेक्टराइज ऑफ सर्विसेज ऑन व्हिच टैक्स विल बी पेड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड बाय द ऑपरेटर। मतलब कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी होंगी जिसपे ई-कॉमर्स ऑपरेटर की पर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये वाली जो पार्ट है वो हमारा ये डिफाइन करने के लिए, सम अप करने के लिए था। सेक्शन 9 ने बोल रखा है सीजीएक्ट एक्ट ने कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर जीएसटी कैसे कैसे लगेगा और किसके ऊपर कैसे कैसे जीएसटी कलेक्शन किया जाएगा। तो ये हमारा लेविन कलेक्शन का पार्ट था। इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन लेवी, मतलब कंपोजिशन की जो स्कीम होती है वो क्या होती है, तो हम लोग कल करेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। पूछना है कुछ?
नहीं, चलो ठीक है, कल फिर बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।